गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में मालवेसी पढ़ेंगे आज। पिछली क्लास में ब्रेसिकेसी को हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसका एक मेंबर हमने पढ़ लिया था, ब्रेसिका कम पेस्ट्रीज, और आज हम जानेंगे मालवेसी के बारे में। ठीक है, तो जो मालवेसी है उसमें हम पहले देख लेते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको याद रखने हैं कि 244 जेनेरा 244 जेनेरा और तकरीबन 4225 स्पीसीज जो है इसकी पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। 244 वंश इसके पूरे विश्व में पाए जाते हैं। और भारत की बात की जाए तो भारत में तकरीबन ज़्यादा नहीं है, लेकिन भारत में इसके 82 जेनेरा इसके मिलते हैं। ठीक है, और इसकी तकरीबन 282 स्पीसीज इसकी पाई जाती है। क्लियर? ये तो हुआ इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब पाए कहाँ जाते हैं? ये मोस्टली पाए जाते हैं ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। अधिकतर जो डाइकोट्स हैं, जो द्विबीजपत्री पादप हैं, वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ही पाए जाते हैं। तो ये भी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। अब मालवेसी में इसके जो वर्धी लक्षण हैं, जिसे हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कहते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इनमें देखिए तीनों प्रकार के पादप देखने को मिलते हैं। हैबिट, प्लांट हैबिट इसकी देखी जाए तो इसमें तीनों प्रकार, लेकिन देखिए प्लांट हैबिट से पहले मैं आपको कुछ पादपों के नाम, जेनेरा के नाम बता देता हूँ, ताकि आपको कुछ पता लग जाए कि कौन से पादप इसके अंदर एक वर्षी हैं, द्विवर्षी हैं, कौन से बहुवर्षी हैं। तो इसके अंदर देखिए पहला जो आता है वो है कपास। कपास इसी में आता है, गोसिपियम स्पीसीज जिसे हम कहते हैं, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर आने वाला पादप वो है भिंडी, हिबिस्कस एस्कुलेंटस जो है, हिबिस्कस एस्कुलेंटस, ये भी इसके अंदर आता है, भिंडी। तीसरा जो आता है वो है गुड़हल। गुड़हल तो हिबिस्कस रूजा साइनेसिस, ये भी इसके अंदर आता है, ये है गुड़हल। और इसके अलावा जो घास है, कंगी घास, वो भी इसमें आती है। इसके अलावा आता है गुलखेरा। गुलखेरा होता है एल्थिया रोजिया, ये भी इसी में पाया जाता है। ये जो हैं ये ऑर्नामेंटल प्लांट हैं जो बगीचों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है और भी इसमें पादप हैं, जैसे पटसन है, वो इसमें आता है। पटसन होता है मद्रास हैब जिसे हम कहते हैं, ये होता है हिबिस्कस कैनाबिस, इसका बोटेनिकल नेम होता है। तो इस तरह से इसके अंदर पादप जो हैं वो तीनों ही प्रकार के पाए जाते हैं, यानी एक वर्षी भी होते हैं, द्विवर्षी भी होते हैं और बहुवर्षी भी इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हैबिट में तीनों आ जाएंगे, एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल। एक वर्षी, द्विवर्षी और बहुवर्षी, तीनों तरह के पादप इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आगे इसकी रूट की। रूट जो होती है इसके अंदर वो होती है टेप रूट। मूसला जड़तंत्र, मालवेसी कुल के पादपों में मूसला जड़तंत्र पाया जाता है। तीसरा है स्टेम। स्टेम जो है इनके अंदर इरेक्ट यानी सीधा होता है। सीधा होने के साथ साथ ये शाखित होता है और बेलनाकार होता है, नोडुलेटेड भी होता है और रस भरा होता है, म्यूसिलेजिनस होता है। ठीक है, तो ये इरेक्ट होता है, नोडुलेटेड होता है। नोडुलेटेड के साथ साथ इसके अंदर ब्रांच या ब्रांचेज होती हैं, तो ये हो गया ब्रांच यानी शाखीय। सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार। ठीक है, और म्यूसिलेजिनस होता है। म्यूसिलेजिनस का मतलब है कि लसदार होता है, यानी कि अधिकतर में क्या पाई जाती है? म्यूसिलेज पाई जाती है स्टेम में। आगे बात करें हम पत्ती की, लीफ कैसी होती हैं। लीफ में आपको याद रखना है
कि ब्रेसिकेसी के कुल में हमने क्या देखा था कि पत्तियां अनुपर्णी थी, लेकिन यहाँ पर मालवेसी में ये अनुपर्णी होती हैं, यानी कि स्टिपुलेट होती हैं। स्टिपुलेट का मतलब है अनुपर्ण पाए जाते हैं। ठीक है, एकांतरित होती है, सरल सैवरंत होती है। एकांतरित यानी पादप पर पत्ती एकांतरित रूप से व्यवस्थित होती है। सिंपल पत्ती होती है। सिंपल यानी पिनेट या पिनेटली टाइप नहीं होती, ना पामेटली टाइप होती है। इनके अंदर सिंपल पत्ती पाई जाती है। ठीक है, और जो इनके अंदर इसका जो किनारा है, मार्जिन ऑफ लीफ है, वो कैसा होता है, एंटायर होता है। एंटायर माने क्या होगा, एंटायर का मतलब होता है अछिन्न कोर, या हम जिसे हम स्मूथ कह सकते हैं। एंटायर इसका किनारा होता है, या फिर लॉब्ड भी हो सकता है। लॉब्ड का मतलब थोड़े से जो किनारे हैं वो अंदर की तरफ घूमे हुए हो सकते हैं, अर्थात लोब बने हुए हो सकते हैं, किनारों पर पालियां बनी हुई हो सकती हैं। जालिकावत वेनेसन होता है। जालिकावत वेनेसन का मतलब यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन होता है। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट यानी एक सिरीय जालिकावत, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट, ये इनके अंदर वेनेसन पाया जाता है। ठीक है, तो एक पत्ती का डायग्राम हम देख लेते हैं। इस तरह से एक पत्ती है, सिंपल पत्ती है। इनके अंदर एक मध्य सिरा होती है, नीचे पेटियोल होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम पेटियोलेट, यानी व्रंत है। तो पत्ती में एक मध्य सिरा है और मध्य सिरा से निकली हुई अन्य सिराएं हैं, और फिर इन अन्य सिराओं से इस तरह से और सिराएं निकली होकर के क्या बना लेती हैं, एक रेटिकुलेट फॉर्म बना लेती हैं, यानी कि एक सिरीय जालिकावत सिरा विन्यास इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम। पुष्पक्रम कैसा होता है वो और देख लेते हैं। पुष्पक्रम इनमें सॉलिटरी एक्सिलरी होता है, यानी एकल कक्षस्थ होता है, सॉलिटरी एक्सिलरी। इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम कैसा होगा, मेनली तो क्या होता है, सॉलिटरी एक्सिलरी, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एकल कक्षस्थ होता है, या फिर हेलिकोइड साइम भी हो सकता है। हेलिकोइड साइम, कुंडली लगाते हुए साइम यानी असीमाक्ष अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। तो जैसे गुड़हल का पादप आपने देखा है, तो गुड़हल का पुष्प कैसा है, कहाँ पर पाया जाता है, वो उसके सॉलिटरी यानी एकल कक्षस्थ होता है, कक्षा में पाया जाता है, पत्ती की कक्षा में पुष्प होता है। इस तरह से इस प्रकार के पुष्प को हम क्या कहते हैं, एकल कक्षस्थ कहते हैं। और अगर ये कुंडलाकार हो यानी शाइम के रूप में हो, तो फिर कैसा हो जाएगा, ये ऊपर की ओर घूम जाएगा, इस तरह से घूमते हुए एक साइम बना लेता है, और उस पर यानी ऐसे घूम जाएगा ये साइम। ठीक है, असीमाक्षी है तो शीर्ष पर तो पुष्प होता नहीं है, और इसकी पार्श्व सतह पर इस तरह से पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पुष्प इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो अवस्था है जिसमें साइम यानी जो पुष्पक्रम असीमाक्षी पुष्पक्रम दंड है वो कुंडली लगाए हुए होता है। इनफ्लोरेसेंस के बाद देखें हम फ्लोवर। फ्लोवर में देखिए पेडिसिलेट अवस्था पाई जाती है। पेडिसिलेट यानी पुष्प व्रंत पाया जाता है। ठीक है, फ्लोवर पेडिसिलेट होता है। पेडिसिलेट को हिंदी में कहते हैं पुष्प व्रंत युक्त। अगर पत्ती का व्रंत है तो पेटियोलेट, पुष्प का व्रंत है तो पेडिसिलेट। ठीक है, तो पुष्प में इस तरह से व्रंत होगा तो पेडिसिलेट अवस्था आ जाएगी। पुष्प में सहपत्र भी होते हैं और कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर सहपत्र नहीं भी होते हैं, तो दोनों ही अवस्थाएं हैं। इसलिए ब्रैक्टिएट यानी सहपत्री या फिर और ई ब्रैक्टिएट, दोनों ही अवस्थाएं इनके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, सहपत्र भी होते हैं या फिर ऐसे पुष्प भी हैं, ऐसे पादप भी हैं जिनके पुष्पों में सहपत्र नहीं पाए जाते। इसके अलावा पुष्प जो है वो पूर्ण होता है, नियमित होता है, रेगुलर, और
पेंटामिरस होता है और त्रिज्या सममित पुष्प इनके अंदर पाए जाते हैं। कंप्लीट यानी पूर्ण, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर नियमित होता है, और क्या है, रेगुलर के साथ साथ ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक यानी त्रिज्या सममित। हाइपोगाइनस होता है। ओवरी कहाँ होती है, सुपीरियर पोजीशन पर होती है, अर्थात ओवरी सबसे ऊपर, बाकी के भाग उसके नीचे लगे हुए होते हैं। तो पुष्प में पेडिसिलेट, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, कंप्लीट, रेगुलर, एक्टिनोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस अवस्था पाई जाती है। ये पुष्पीय लक्षण हैं। कैलिक्स देख लेते हैं क्या होगा। कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज में 5 सेपल होते हैं। कितने सेपल्स होते हैं? 5 सेपल्स पाए जाते हैं। बाह्य दलपुंज में कितने सेपल हो गए? 5 सेपल। और सभी क्या है, ये जो बेस से कॉर्नेट होते हैं, आधार भाग से ये जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर पृथक बाह्य दली भी अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इनको हम ऐसे लिखेंगे, बेसली कॉर्नेट और पॉलीसेपल्स। या तो आधार से जुड़े हुए हैं, या फिर पूर्णतया कैसे होते हैं, ये पृथक बाह्य दली होते हैं। और एस्टिवेशन कैसा होता है? एस्टिवेशन जो है वो है वाल्वेट एस्टिवेशन। वाल्वेट यानी कॉर्सपर्शी एस्टिवेशन इनके अंदर पाया जाता है। और नॉर्मली इनके अंदर साथ ही साथ एपिकैलिक्स भी पाए जाते हैं। एपिकैलिक्स को हम क्या कहेंगे? जो एपिकैलिक्स हैं वो भी इनके अंदर पाए जाते हैं। किसके साथ? एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है। एपिकैलिक्स, देखिए एपिकैलिक्स होता क्या है? एपिकैलिक्स जो है वो जैसे मैं आपको एक डायग्राम से बता देता हूँ, ये एपिकैलिक्स है, ठीक है। और फिर ये आ जाता है कैलिक्स वाला भाग, क्लियर? ये आ गई कैलिक्स, इस तरह से ये कैलिक्स हो गए। नीचे एपिकैलिक्स हैं और फिर आ गए कैलिक्स, और फिर आगे इसके ये वाली जो ओवरी है इस तरह से, और ये बाकी के भाग, इस तरह की अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। तो एपिकैलिक्स भी इनके अंदर, जिन्हें हम अनुबाह्य दल कहते हैं, जो बाह्य दलों से ठीक नीचे होते हैं, इस प्रकार के अनुबाह्य दल जो है वो मालवेसी कुल में पाए जाते हैं। ठीक है, एस्टिवेशन वाल्वेट होता है, तो एक दूसरे के सामने होते हैं, ये किनारे जो हैं इनके एक दूसरे के सामने होते हैं। आगे चलते हैं। जो एपिकैलिक्स है इनकी संख्या 5 से लेकर 7 तक हो सकती हैं। अगर 5 है, 5 भी हो सकती हैं, और ये अंदर वाले जो कैलिक्स के भाग है उससे अल्टरनेट हो सकती हैं, हमेशा अल्टरनेट ही होती हैं वैसे तो। ठीक है, इसके बाद कोरोला। नेक्स्ट है कोरोला। पेटल्स कितने हैं? पेटल्स इनमें क्या पाए जाते हैं? 5 पेटल्स हैं। और दूसरा, सभी जो पेटल हैं वो सभी क्या हैं? आधार से जुड़े हुए हो भी सकते हैं, परंतु वैसे क्या दिखते हैं? ये पृथक दली दिखते हैं। और ट्विस्टेड या इम्ब्रिकेट जो इसका विन्यास है वो पाया जाता है। तो इनको मेनली अगर हम इसका लक्षण देखें तो ये क्या होते हैं? पॉलीपेटल्स अवस्था में होते हैं, पॉलीपेटल्स। क्लियर? एस्टिवेशन में कैसे होंगे ये? एस्टिवेशन में ये ट्विस्टेड होते हैं, ट्विस्टेड यानी व्यावर्तित, या फिर इम्ब्रिकेट, या फिर कैसे होंगे ये? इम्ब्रिकेट यानी कौड़ छादी। कौड़ छादी में एक का किनारा दूसरे को ढके हुए रहता है,
ट्विस्टेड में तो सारे ही एक दूसरे को किनारे से ढके हुए रहते हैं, ट्विस्ट करते हुए ट्विस्टेड होते हैं। दलपुंज के बाद एंड्रोशियम, ठीक है, ये दिखावटी भी होते हैं कोरोला, यानी ये रमणीय होते हैं, इसीलिए इस कुल के पादपों को बगीचों में सजावटी पौधों के रूप में लगाया जाता है। असंख्य पुंकेसर होते हैं इनके अंदर। स्टेमन कैसे होते हैं? स्टेमन न्यूमरस स्टेमन्स होते हैं, यानी कि जिनकी गिनती ना की जा सके, यानी स्टेमन्स कैसे हो जाते हैं इनमें? असंख्य स्टेमन इनके अंदर पाए जाते हैं और मोनोएडल्फस अवस्था में पाए जाते हैं। मोनोएडल्फस यानी एक संघी अवस्था में होते हैं, एक संघी अवस्था में। मोनोएडल्फस का मतलब है एक संघी, डाईएडल्फस द्विसंघी, ठीक है। और इनके जो तंतु हैं वो आपस में मिलकर एक नली के आकार की संरचना बना लेते हैं, जिसको स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। कहाँ पर जाकर बनाते हैं ये अंडाशय और वर्तिका के चारों ओर इस तरह से एक नली, जैसे मान लो कि ये मैंने पहले बनाया था, यहाँ पर ये अंडाशय है और ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ठीक है। तो इसके चारों ओर के जितने भी स्टेमन होंगे वो इस तरह से एक नली रूपी संरचना, इनके जो हैं भाग सारे मिलकर के इस तरह से एक नली रूपी संरचना बना लेते हैं और फिर ऊपर की ओर आपको इस तरह से इसके स्टेमन दिखाई दे जाते हैं। तो इस प्रकार से एक नली जैसी संरचना, जिसे हम स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं, स्टेमिनल ट्यूब, ये किस में बनती है? स्टेमिनल ट्यूब किस में बनती है? स्टेमिनल ट्यूब जो है वो बनती है मालवेसी कुल में, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या है, जो पुंकेसरीय नलिका है, यानी ये जो स्टेमिनल ट्यूब है ये दलपुंज के आधार भाग से जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दलपुंज है, जैसे ये दलपुंज है तो इस दलपुंज का जो आधार भाग है यहाँ से ये इससे कनेक्टेड रहती हैं, यहाँ पर जुड़ी रहती हैं, ऊपर से नहीं जुड़ी हुई रहती, नीचे से जुड़ी रहती हैं। तो एडनेट का मतलब होता है जुड़ी हुई, संलग्न। तो दलपुंज से ये नलिका आधार भाग से जुड़ी रहती हैं। इसके अलावा दल लगन जो एपीपेटल्स अवस्था है ये कहलाती है। अगर इस तरह से पेटल से पूतंतु आधार से या ऊपर से जुड़े हुए रहते हैं तो इस प्रकार से दल लगन अवस्था आ जाती है, एपीपेटल्स। तो इसमें आगे एंड्रोशियम का लक्षण क्या हो गया? एपीपेटल्स, ठीक है, एपीपेटल्स, क्लियर। स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब प्रेजेंट around the gynoecium, ठीक है। तो गाइनोशियम के चारों ओर स्टेमिनल ट्यूब होती हैं और एक कोष्ठीय होते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि मालवेसी में वैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं द्विकोष्ठी पुंकेसर, परंतु यहाँ पर कैसे होते हैं? ये मोनोथीकस होते हैं, मोनोथीकस यानी एक कोष्ठीय होते हैं और आधार लग्न होते हैं, बेसी फिक्स्ड होते हैं। स्टेमन कैसे हैं? आधार लग्न है। तो ये स्टेमन के लक्षण हो गए। आगे चलते हैं गाइनोशियम में। नेक्स्ट है गाइनोशियम। गाइनोशियम में देखते हैं क्या क्या इसके लक्षण हैं। देखिए गाइनोशियम में जो है वो 3 से लेकर और असंख्य अंडक हो सकते हैं। या तो 3 अंडक होंगे, 3 नहीं होंगे तो फिर 3 से ज़्यादा भी होंगे तो अधिक हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। कार्पल, पहली बात तो ये। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मल्टी कार्पिलेरी अवस्था भी पाई जाती है। सिन कार्पस होते हैं और बहुकोष्ठीय होते हैं। अब चूंकि अंडकों की संख्या अधिक है तो बहुकोष्ठीय तो होने ही होने हैं, इसलिए मल्टी लोकुलर अवस्था आ जाती है, ठीक है। अगर अंडकों की संख्या अधिक है तो बहुकोष्ठीय अवस्था है
मल्टीलोकुलर के साथ ये होते हैं सिनकार्पस यानी संयुक्त अंडपी होते हैं। सभी की प्लेसेंटा जो है वो एक ही आधार से जुड़ी हुई रहती हैं। अंडाशय सुपीरियर होता है, ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी। क्लियर। इसके अलावा और इसमें क्या अंतर जो है बीजांड विन्यास, देखिए हम एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। एक्साइल यानी अक्षीय बीजांड विन्यास, एक्साइल प्लेसेंटेशन इनके अंदर उपस्थित होता है। अक्षीय बीजांड विन्यास यानी अक्ष पर जुड़े रहते हैं बीजांड। इसके अलावा और इसमें क्या है कि प्रत्येक कोष्ठक में अगर बात की जाए, अगर हम एक जैसे मल्टीलोकुलर हमने देखा है कि अगर एक कोष्ठक की बात की जाए तो एक कोष्ठक में अंडकों की संख्या 1 से लेकर असंख्य तक भी हो सकती है। वर्तिका एक होती है और वर्तिकाग्र जो है वो मल्टी लॉब्ड होता है। मल्टी लॉब्ड क्या पाई जाती है, इसमें स्टिग्मा पाई जाती है, मल्टी लॉब्ड स्टिग्मा। क्लियर। तो स्टाइल जो है वो एक है और मल्टी लॉब्ड स्टिग्मा इनके अंदर पाई जाती है। और पुष्प जो फ्रूट है इसका वो कैसा होता है, फ्रूट इनके अंदर पाया जाता है, जो कैप्सूल जो है वो फ्रूट इनके अंदर पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। पुष्प सूत्र देखें हम, फ्लोरल फॉर्मूला तो हम कैसे बताएंगे। फ्लोरल फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि पुष्प कैसा है, त्रिज्या सममित है, ब्रैकेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो BR और EBR, ठीक है, त्रिज्या सममित तो है ही। क्लियर। इसके अलावा जो एपिकैलिक्स हैं वो हैं, कैलिक्स हैं, कोरोला है, एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है। तो एपिकैलिक्स EPI से हम इसको लिखते हैं, 5 से 7 हो सकते हैं। क्लियर। जो इसमें कैलिक्स हैं वो हो सकते हैं इसमें 5, सभी अलग अलग हैं। ठीक है। कोरोला में भी कितने हैं, 5, ये भी सभी अलग अलग हैं। और वैसे कोरोला जो है जुड़ा हुआ रहता है किससे, स्टेमन से जुड़ा हुआ रहता है। ये फ्लोरल फॉर्मूला मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे ये गुड़हल है, ठीक है, तो गुड़हल में क्या होता है, ब्रैकेट नहीं होता है, तो EBR कंसीडर करते हैं। ठीक है, EBR। क्लियर। अब ये जो कैलिक्स हैं इसमें ये जुड़े हुए रहते हैं गुड़हल में, कोरोला फ्री रहते हैं। एंड्रोशियम में असंख्य अवस्था पाई जाती है। ठीक है, असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं किसमें, गुड़हल में, असंख्य। क्लियर। और असंख्य है लेकिन जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर क्या बन जाती हैं, स्टेमिनल ट्यूब बन जाती हैं, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। गाइनोशियम में 5 अंडक पाए जाते हैं और सभी जुड़े हुए हैं और सुपीरियर ओवरी है। और यहाँ देखें हम दल लगन अवस्था है, तो इस तरह से हम साइन बताते हैं कि कोरोला जो है वो एंड्रोशियम से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए एपिपेटल्स अवस्था पाई जाती है। ये तो हो गया गुड़हल का। अब अगर देखें हम जो मालवा है उसका देखें तो उसका भी लगभग ऐसा ही है। ठीक है, उसमें एपिकैलिक्स 3 होते हैं, यहाँ पर 5 से 7 होते हैं, बाकी सेम है। सारी बातें हमने देख ली। अब सिस्टमेटिक पोजीशन और देख लेते हैं मालवेसी की क्या है सिस्टमेटिक पोजीशन। सबसे पहले डिवीज़न क्या है इसका, एंजियोस्पर्म है। ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो इसका डिवीज़न हो जाता है एंजियोस्पर्म। और इसके बाद क्लास इसकी क्या होगी, डाइकोटिलीडनी। डाइकोट प्लांट है इसलिए डाइकोटिलीडनी, डाइकोटिलीडनी इसका होगी क्लास। इसके बाद सब क्लास अगर देखें तो वो क्या होगी, सब क्लास। अधिकतर अवस्थाएं कैसी हैं, पोलीपेटल्स अवस्था हैं, इसलिए पॉलीपेटली, पॉलीपेटली इसकी हो गई सब क्लास। इसके बाद जो है गण इसका क्या होगा, मालवेल्स होगा। इसके गण का नाम क्या होगा, ऑर्डर जो है इसका वो होगा मालवेल्स। फैमिली हो गई मालवेसी। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, सिस्टमैटिक पोजीशन है अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, उनके अकॉर्डिंग है ये।
ठीक है, तो आज हमने इसके जो कायिक लक्षण और पुष्पीय लक्षण देखे हैं। कल हम इसका एक मेंबर जो कि है गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। थैंक यू।